अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पहली क्लास है। इससे पहले हमारी एक डेमो क्लास थी। आज थोड़ा सा हम प्रोसीड करेंगे अपने कोर्स के कंटेंट के हवाले से। सबसे पहले विद द नेम ऑफ अल्लाह, जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अ, कुछ बुनियादी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोर्स के कंटेंट के हवाले से, थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलें ताकि आज हम क्लास का जो है प्रॉपरली इसका जो है कंटिन्यू कर सकें। हमारे कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो हमारे कोर्स के मॉड्यूल्स के अंदर import, export, regulatory environment, risk in international trade, choosing the right form of the business, import, export documentation, ये comprehensive सी डिटेल्स हम पहली क्लास के अंदर इसके अंदर मैं डिटेल्स इन चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। इंस्टीट्यूट के बारे में वी एक्चुअली हैव कवर्ड। हमारे मल्टीपल कोर्सेज थे दैट एक्चुअली ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। आज हम अपने मॉड्यूल्स के हवाले से स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। बेसिकली मैं पहली क्लास के अंदर भी मेंशन कर चुका हूँ, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बेसिकली द इन्वायरमेंट। अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। हम ट्रेड की बात कर रहे होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम ट्रेड से रिलेटेड कौन सी बॉडी पाकिस्तान के अंदर बॉडीज हैं जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, उनके रेगुलाइज करती हैं और उनके लिए जो पॉलिसीज मेकिंग करती हैं। इसी तरह से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या रोल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ऑथराइज जो है डीलर, जिसे हम बैंक्स के थ्रू कौन सी पॉलिसीज को, कौन से जो एक्टिविटीज को मेंशन इम्प्लीमेंट करता है। तो ये कुछ चीजें हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। आज हमारी जो क्लास का जो पहला है इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि थोड़ा सा हम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के हवाले से डिस्कस करें, और इसके साथ अगर हम चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। हम आज मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 और 2 थोड़ा सा, क्योंकि ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो साथ साथ कवर करते जाएंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करेंगे ये सारे एस्पेक्ट्स में डिस्कस कर इंशाल्लाह करूंगा। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर हम डोमेस्टिक लेवल पे भी कुछ चीज़ों को देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इस पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक की जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है, एक्चुअली वी हैव टू स्टडी कि फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बेसिकली वी हैव टू लुक इनटू। इसके अलावा स्टेट बैंक की जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू। एक्चुअली सादा से लफ्जों में ये बताऊं कि जब हम कोई भी ट्रेड या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करना है। जस्ट लाइक इन, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, कोई क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं, कोई सॉकर खेलते हैं, तो यू शुड नो द पॉलिसीज, ग्राउंड की लेंथ कितनी है, इसके अलावा कितने प्लेयर्स होंगे। तो दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन जो है। इसी तरह से जब हम इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर कदम रख रहे हैं, तो इसके तो कौन कौन सी लोकल बॉडीज हैं जो पाकिस्तान लेवल पे इन्वॉल्व हैं, और कौन सी जो पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि ऑन ऑन मल्टीपल स्टेजेस वी विल कॉन्फ्रंट, हमें इन चीज़ों के बारे में हमारे इन्हें फेस करना है। उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ट्रेड इस प्रोस्पेक्टिव को, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कोर्स को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो रिस्क के हवाले से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि वी विल एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर आप जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर इज पोलिटिकली नॉट स्टेबल, तो यू विल नॉट वर्क विद देम। तो इंस्टेबिलिटी जो होती है दैट लीड टू chaos, और अल्टीमेटली यू विल नॉट गो फॉर द यू नॉट एक्चुअली मूव फॉर द, आप उनसे ट्रेड्स के लिए अवॉइड करते हैं। इसी तरह से आप कार्गो इन ट्रांजिट के मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं, क्रेडिट रिस्क हो सकते हैं, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। आप इंटरनेशनली अगर आप जिस करेंसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, किस करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं, अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो प्रोबेबली दैट कैन इम्पैक्ट नेगेटिव नेट मीन कि अगर आपकी कोई प्राइस तय करते हैं डॉलर्स के अंदर और डॉलर फ्लक्चुएट करके एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, यानी कि पॉजिटिव में आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यू हैव टू पे द मोर। तो दीज आर द मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू कंसिडर। आज हम बेसिकली स्टार्ट किस तरह से करते हैं कि बिजनेसेस को हम एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर वी वांट टू स्टार्ट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेट अप एनी काइंड ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस की कितनी किस्में हैं, तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ला के हवाले से करूंगा।
तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली व्हाट विल द फ्लो, आपका फ्लो क्या होगा, पॉसिबल फ्लो क्या होगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के एस्पेक्ट्स को देख रहे थे। तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द एनीथिंग इज बेसिकली एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस फॉर्मेशन या बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये इन बिजनेस स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिकली कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे ये कोर्स का, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो हम हर चीज को आपको प्रैक्टिकली आपके पास आपको ये सिखाएंगे भी, ताकि इन चीजों से आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं जस्ट लाइक इन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स में, बेसिकली जो ट्रेड रिलेटेड बॉडी है, जो एक्चुअली ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डील कर रही होती है। हम आपकी इंपोर्ट की पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, तो हम रेफरेंस के तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारा बेसिकली ट्रेड के लिए पॉलिसीज कौन मेक कर रहा है, और ये चीजें। जी, ये सवाल आप जी रिकॉर्डिंग है, और आपके जो भी कोर्स के पार्टिसिपेंट होंगे, इवन का जो कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो ये तमाम की रिकॉर्डिंग हमारे एलएमएस के ऊपर अवेलेबल हो। तो यहाँ मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बेसिकली पॉलिसीज, यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी पॉलिसीज देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द बेसिकली जो सर्विसेज हैं वो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रही होती है। आपकी आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑर्डर्स, आपकी इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज, ठीक है। इसके अलावा व्हाट एक्चुअली अगर हम इसको देखेंगे, द ट्रेड मिशंस डिफरेंट, आपके ट्रेनिंग के कई, ये मल्टीपल जो ट्रेड से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कवर कर रही होती है। तो हल्का सा मैं इसको ओवरव्यू देने के बाद मैं आई विल कम स्ट्रेट इनटू, मैं इस पे आ जाऊंगा कि एक्चुअली हम प्रैक्टिकली बिजनेस की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की हल्का सा टच देने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा बेसिकली बिजनेस की फॉर्मेशन। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या कर रही होती है, आपके लिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स इशू कर रही होती है, और आपके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स। सो बेसिकली अगर मैं इसको इसी डॉक्यूमेंट पे चलूं, तो व्हाट दिस डॉक्यूमेंट एक्चुअली टेल्स, अगर एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात करूं, सो बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको तमाम रेलेवेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, डेफिनेशन मीन के व्हाट एक्चुअली मींस, आपको एक्चुअली उसका मतलब क्या है, आपको आपके एक्सपोर्ट की बेसिस क्या है, आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज की रेगुलेशन क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या होगा, वट एवर द स्टेट बैंक जो भी हो। तो सो ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे। आप कौन सी गुड्स जो हैं एक्सपोर्ट की, कौन सी किस्म आपको अलाउ है, एक्सेप्शन, तमाम एस्पेक्ट जो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। इसी तरह से इंपोर्ट पॉलिसीज के हवाले से मैं बात करूं, दीज आर द बेसिकली लॉस। सो एज ए रेफरेंस के तौर पे दिस विल बी एक्चुअली हमारा रेफरेंस ला कि हम जो पॉलिसीज हैं वो, इसको हम यहाँ से स्टडी भी करेंगे, इसको थोड़ा सा रेफरेंसेस के लिए, ताकि आपको ये पता हो कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ, जो वट एवर आई एम सेइंग, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको रेफरेंस हम रिसोर्स को कहाँ से लेंगे, हवाले के तौर पे हम। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज, स्टेट बैंक जो है वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड फाइनेंसिंग, आपको इस एस्पेक्ट्स को कैसे डील करता है, ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आपको अ, जब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप एंट्री करते हैं, तो आपको जो स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस आपकी इससे रिलेटेड क्या हो सकती है पॉसिबली, तो आप उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। इसमें ऑथराइज डीजल डीलर्स कौन होते हैं, इसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू, ओवरड्यू ट्रेड बिल्स क्या हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कोर्स का आगे पार्ट है। लेकिन रेगुलेशन के हवाले से मैंने दो एस्पेक्ट्स को आपके साथ, इसको हम काफी डिटेल से भी कवर करेंगे, जहां जहां ये एस्पेक्ट्स हमारे पास आएंगे। रेड फ्लैग्स क्या हो सकती हैं, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। हम इंटरनेशनली जब आप क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें हम किन पॉसिबल जो है ट्रांजेक्शन जो कैरी आउट कर सकते हैं, हम लेटर ऑफ क्रेडिट पे, एलसी जिसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ओपन अकाउंट्स के ऊपर। तो दीज इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी मिल रही होंगी कि एक्चुअली हाउ वी कैन डील इन ऑल दिस, ठीक है। तो इसको हम जो ही आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको इसके साथ साथ कवर करते जाएंगे। अब आ जाते हैं कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर। सबसे पहले अगर हम ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, वी आर एक्चुअली स्टेप इन इनटू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स।
सो हम इसके तमाम रिलेटेड एस्पेक्ट्स फ्रॉम हम, क्योंकि कोर्स के आगाज के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर्स के अंदर, जैसे मैं अगर दोबारा से बता चुका हूँ, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं इट एक्चुअली कवर्स every aspect of the import from scratch से till actually you actually done your deals with the as a exporter as a importer, और अपने कॉन्टेक्ट को खुद से कर सकते हो, तो ये एस्पेक्ट्स इसमें तमाम कंप्रीहेंसिवली कवर्ड है। तो सबसे पहले चूजिंग राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस, आपको सही बिजनेस का इंतखाब कैसे करना, अगर तो पाकिस्तान के अंदर हम इसको तीन तरह की कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटर के हवाले से, सोल प्रोप्राइटर एज द नेम सजेस्ट, जिस तरह से नाम से अगर जाहिर है कि सोल प्रोप्राइटर समबडी कौन हो सकता है जो इंडिविजुअली आप में से सपोज इंडिविजुअली कोई बिजनेस करना चाह रहा है। अगर हम पॉसिबली पाकिस्तान के अंदर हम पॉसिबल बिजनेस ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बिजनेस के फॉर्मेशन के हवाले से, सोल प्रोप्राइटर दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर मीन समबडी इज एक्चुअली ओनली हैविंग ओनली सिंगल पर्सन जो सोली किसी भी एक्टिविटी को रन कर रहा हो। एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो बिजनेस एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी की बात जब बात करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी को हम ये कहते हैं कि फॉर द प्रॉफिट पर्पस। सिंपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हमको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम इसमें से प्रॉफिट अर्न करेंगे। देखिए लॉस भी इसके साथ ही फैक्टर रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करें। तो नॉर्मली ये आप बिजनेस को किसी भी कॉम्बिनेशन में जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो क्या सर इंडिविजुअल को रजिस्टर करने के लिए क्या कोई फॉर्म है? तो पाकिस्तान में अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल आप एफबीआर के साथ यू कैन रजिस्टर विद द एफबीआर। सो एफबीआर के पास, अगर हम एफबीआर में रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए जो कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001। सो वी विल एक्चुअली डील विद दिस लॉ। सो सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स या कवानीन तो मौजूद नहीं है, लेकिन वी विल रजिस्टर विद एफबीआर। आज हम वो प्रैक्टिकल भी सीखेंगे कि कैसे ही होता है। और इसी तरह से अगर हम अपने इस कोर्स के अंदर अगर आप 2 से लेकर 20 तक आप यू वांट टू फाइंड ए पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप यू कैन फॉर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट हम किस कानून के तहत, 1932 के तहत आपकी एज ए पार्टनरशिप के आपकी रजिस्ट्रेशन आपको हम इसमें इस कोर्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सो ये कहाँ रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर ऑफ द फर्म, ये कैसे होगा, ये तमाम चीजें हम आप साथ साथ सीखेंगे। इसी तरह से अगर हम कंपनी की बात करें तो आप एज ए कंपनी, हम नॉर्मली हमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो नॉर्मली याद रखिएगा सिर्फ कंपनीज जो हैं वो हमेशा से सिर्फ कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत एसएससीपी से एसईसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती है। तो हम इन तीनों प्लेटफॉर्म को प्रैक्टिकली सीखने के लिए साथ साथ स्टार्ट करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली इन तीनों फॉर्म्स के ऊपर लेके चलता हूँ। बेसिकली अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर हम बिजनेस को इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्टर करने के लिए, तो fbr.gov.pk, दिस इज द साइट। यहाँ पे बेसिकली इट विल टेल यू ईच एंड एवरी हाउ, यानी कि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी कवानीन हैं, आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम्स एंड ऑल रिलेटेड जो कवानीन है, आपको यहीं से यू कैन टेक ए रेफरेंस, आपको यहाँ से आपको डाउनलोड्स कर सकते हैं। आप इसकी फुटिंग पे जाएं तो आपको ये तमाम रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मैं एक दो चीज का हवाला भी दूंगा, लेकिन क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम एक आयरिस का प्लेटफॉर्म है, आयरिस। मैं आयरिस का iris.fbr.gov.pk इसकी साइट पे चलता हूँ। सो बेसिकली हम अक्सर हम कहते हैं कि हमने टैक्स फाइलिंग करनी है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जो हमें टैक्स फाइलिंग के हवाले से एक्सेस प्रोवाइड करता है, हमारी मालूमात एफबीआई के साथ होती है। बट आज हम क्या सीख रहे हैं कि एज ए इंडिविजुअल जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज ए इंडिविजुअल, आगे एओपी और कंपनी ये हम थोड़ा सा साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इंडिविजुअल की जब हम बात करें, इंडिविजुअल का मतलब है सोल, सिंगल पर्सन इज रनिंग, वो खुद से, तो उसके लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एफबीआर, दिस इज एन एफबीआर पोर्टल। और ये किस कानून के तहत होगी? इनकम टैक्स, इनकम आईटीओ लिख रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आपकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो एफबीआर के साथ। तो ये प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा आपको ला के ऊपर से भी हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मैं एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का डॉक्यूमेंट है, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताया मैंने कि अगर आप fbr.gov की साइट पे जाएं, fbr.gov.pk की साइट पे जाते हैं, सो आप यहाँ से ये तमाम
जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलेटेड, तो आप यहाँ से सपोज ऑर्डिनेंस पे क्लिक करते हैं, तो आपको जिस डॉक्यूमेंट का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ पे डबल क्लिक करने से दोबारा से आपके पास ये इसकी एक्सेस आ जाएगी। तो इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट मैंने इसी तरह से डाउनलोड करके मैं इसी चीज को आपको बता रहा हूँ। इसमें हम बहुत सी डिटेल से नहीं जाएंगे, सादा से लफ्जों में आपको बता देता हूँ कि हम रेलेवेंट सेक्शन, आपको रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट है 181, तो 181 के तहत टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन, कोई भी टैक्स पेयर है उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, वो एफपीआर का 181 के तहत हम रजिस्ट्रेशन करें। आज हम क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के रजिस्ट्रेशन के हवाले से सीखेंगे, तो तो ये बेसिकली एक सेक्शन है जिसको मैंने आपको बताया कि ये, तो क्योंकि एक और चीज यहाँ पे मैं बताता चलूं कि सोल प्रोप्राइटर 2015 के से ऑनवर्ड किसी भी पर्सन का जो सीएनआईसी है वो इसका एनटीएन ही कहलाएगा। तो ये सिर्फ एक सेक्शन के रेफरेंस के हवाले से मैं बात करूं। दोबारा से मैं आईरिस के पोर्टल के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे सपोज हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो एज ए इंडिविजुअल हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। सोल प्रोवाइडर, सबसे पहले मैंने कहा कि सोल प्रोप्राइटर यानी कि वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, और वो उसकी रजिस्ट्रेशन, वो किस सेक्शन, बिजनेस का स्टेटस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181 के तहत रजिस्टर, और ये कहाँ होगा, एफबीआर के साथ। जब आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, पॉसिबल डॉक्यूमेंट पहले से क्या रिक्वायर्ड हो सकते हैं आपको, अगर आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है तो ये सबसे पहले जहां आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है जहां आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसका आपको एड्रेस, आपको वहां का एड्रेस चाहिए। एड्रेस के साथ आप अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर वो बिजनेस जहां पे आप काम कर रहे हैं शॉप है या कोई फैक्ट्री है वट तो उसके उस बिजनेस का अगर सपोज आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट आपको चाहिए। अगर आप ओनर हैं तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास ओनर का ओनरशिप, ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है डेफिनेटली आपको ये रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से आप जहां पे आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां का आपको यूटिलिटी यूटिलिटी कनेक्शन, जो पॉसिबल कनेक्शन क्या हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपका इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन हो सकता है, आपका गैस का कनेक्शन हो सकता है, या आपका सपोज इंटरनेट का। सो आपको जो रिक्वायरमेंट है आपने बिजनेस को रजिस्टर करने के हवाले से, आपके यूटिलिटी कनेक्शन में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और आप इसके अलावा जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको और क्या एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पे 181 का एक फॉर्म होता है कि आपका एनटीएन आपके साथ कनेक्टेड, आपका एनटीएन बनाओ। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो बुनियादी तौर पे ये चीजें आपको ये रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर भी लेके चलता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले जब भी कोई शख्स यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है एफबीआर के साथ, तो आपको चंद चीजें रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे इसी इसी जगह पे लिख के बताता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो बुनियादी चीज आपको रिक्वायर्ड है, आपका सीएनआईसी, आपको सीएनआईसी चाहिए आपका। अगर आपके पास फ्रंट बैक आपके पास सीएनआईसी रिक्वायर्ड है फ्रंट बैक के साथ। अच्छा, इसमें से आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीएनआईसी कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड नंबर होता है, इसके अलावा अगर आपके पास नाइकोप है, नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, दैट्स डन। अगर या आपके पास पासपोर्ट है तो इनके ये रिक्वायर्ड है आपको पासपोर्ट, और बेसिक, और यहाँ पे आपको आपका ये जो पासपोर्ट सीएनआईसी या आईकोप है ये एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्यू डेट आपके पास स्टिल अवेलेबल होनी चाहिए। इसके ऊपर सीएनआईसी के अगेंस्ट आपको एक और चीज भी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर ये लाइफ टाइम है तो भी आपको ये पता हो कि ये लाइफ टाइम आपके ने लाइफ टाइम के लिए आपने बेसिकली एस्पेक्ट्स जो है आपने सीएनआईसी कवर किया हुआ है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, आपके पास आपको चाहिए आपका सिम कार्ड चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है और विद सर्विस प्रोवाइडर जैसे जैज है, आपके पास यूफोन है, सो किसी भी किसी भी कंपनी का हो सकता है, और ये जो सिम कार्ड है आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो।
ये दो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको मेंशन की, ये हम वहां पे भी लिख लेते हैं, पहले ये चीजें लिख लें ताकि आपको ये चीजें अगर बाद में इसको रिव्यू करना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं। हम दोबारा से इस पोर्टल के ऊपर यहीं पे चलते हैं, आपको कुछ चीजें, तो इसका मतलब है कि आपको रजिस्टर सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए, CNIC या नाइको, नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको या आपका पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। और आपकी जो एक्सपायरी डेट है, इट शुडंट बी एक्सपायर्ड, ठीक है। एक्सपायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये फैक्टर है। दूसरा आपका आपका सिम कार्ड, आपके पास सिम होनी चाहिए किसी भी कंपनी की, उसका आपके पास सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं बात करूं सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है, कोई जायज है। और ये सिम अगर कन्वर्टेड है तो उस कन्वर्टेड जो जिसमें कन्वर्टेड है, जैसे मोबिलिंग में कन्वर्टेड है, तो आपको इसकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो आपके पास ईमेल, वैलिड ईमेल होना चाहिए, और आपके पास लॉगिन हो तो ताकि आपके इसको कवर कर सकते हैं। जी, सबकी चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, आप अगर ये लर्न कर रहे हैं तो इसकी तमाम रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। अगर हम रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके तमाम चीज़ें आपके पास एज ए रिकॉर्डेड, ये लेक्चर एज इट इज़ जैसे हम रन कर रहे हैं ऐसे ही आपके पास अवेलेबल होगा। ईमेल है, इसके बाद आपको एड्रेस, हमारे पास अक्सर एड्रेसेस होते हैं हमारे। एड्रेस का मतलब है आपके पास परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है, आप परमानेंट एड्रेस, और अगर आप किसी जगह पे एज ए रेंटल जगह पे रह रहे हैं तो आपके पास टेम्पररी एड्रेस भी है। तो दोनों केसेस के अंदर आपने ये देखना है यहाँ पे कि अगर आप टेम्पररी एड्रेस है तो अगर किसी ऐसे एरियाज के अंदर रह रहे हैं जो आपके जो है इससे आपका RTO डिफाइन होगा। टेम्पररी एड्रेस का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी जॉब के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पे मौजूद है, किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर मौजूद है, लेकिन आपका आबाई शहर डिफरेंट है, तो आप ये चूज वही शहर भी चूज कर सकते हैं जहां पे आप एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका एक आरटीओ डिफाइन करेगा। आरटीओ डिफाइन होता है, आरटीओ बेसिकली होता है रीजनल टैक्स ऑफिस, जो डिफाइन करता है कि आपका जो टैक्स के मैटर है वो कौन सा पर्टिकुलर जो FBR का जो साइट है वो आप इसको डील कर रहे होगी। तो बेसिकली मैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये चार चीजें आपके पास इनिशियली आपके पास अवेलेबल होंगी, और हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं। तो ये चारों चीजें ले के होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे। आपको यहाँ आपको मैं वो तमाम प्रोसेस को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका CNIC जो है, आप CNIC इंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रहे हैं कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी के लिए आप CNIC इंटर करते हैं इस पार्ट पे। अगर लाइफ टाइम के लिए है तो एक्सपायरी डेट है, ये देखिए मैंने आपको बताया कि एक्सपायर्ड होगा तो आपको रजिस्टर्ड नहीं करेगा। इसी तरह से इसी तरह से आपका फुल नेम एज पर CNIC, आप अपने एज पर CNIC जो आपके CNIC पे नेम सपोज मेंशन्ड है, अगर आपका सपोज आपका नाम वकास अहमद है तो आपने द सेम आपने ये चीज ऐड करनी है। इसके बाद आपका दूसरे स्टेप में एड्रेस को आपको आपको एड्रेस लेगा। एड्रेस का मतलब है कि आपने आप इसमें परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं, परमानेंट एड्रेस भी। तो एड्रेस के पार्ट के अंदर आपका परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है, आपका टेम्पररी एड्रेस भी हो सकता है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये एड्रेस यूज करते हैं तो ये आपकी जोरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है। जोरिस्डिक्शन आपकी FBR की टैक्स फाइलिंग की जोरिस्डिक्शन कहाँ बनेगी। सपोज आप पिशावर से हैं लेकिन आप रावलपिंडी के अंदर आबाद है, तो अगर आप रावलपिंडी का एड्रेस दें तो आपका RTO यहीं पे बनेगा। ये RTO क्या होता है, रीजन टैक्स। हमने टैक्स कलेक्शन के हवाले से FBR ने क्या किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जोन्स के अंदर तकसीम कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डिफरेंट जोन्स के अंदर तकसीम कर दिया है, तो मैं FBR की साइट के ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये इसका पर्पज, इसका मकसद क्या है। जैसे FBR की ये FBR की साइट है, इसके अगर मैं इसकी फुटिंग में चलूँ तो मुझे यहाँ पे आपके रीजनल टैक्स ऑफिस
सो बेसिकली इसमें मल्टीपल लार्जर टैक्स यूनिट भी हो सकते हैं, लार्जर, ठीक है, मीडियम टैक्स यूनिट्स भी हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स यूनिट्स और आरटीओस। बेसिकली ये जुरिस्डिक्शंस हैं कि आपकी टैक्स कलेक्शन के लिए आप आपके इंटायर कंट्री को अंदर डिवाइड कर दिया गया कि आप कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो आपका फ्यूचर के अंदर अगर आपको कहीं रेलेवेंट आरटीओ को मूव करना पड़ेगा, नाम कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं, तो आपको ये बड़ी केयरफुली चूज इसलिए करना पड़ता है कि अगर आप ये चूज प्रॉपरली नहीं करते तो क्या होगा कि आपको फिजिकली कुछ केसेस के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप एड्रेस एंटर कर रहे हो ये वाला, तो आपने प्रॉपर चाहे परमानेंट एड्रेस लें या आपने टेम्पररी एड्रेस लेना है, तो आपने केयरफुली इसलिए चूज करना है कि इसकी बेसिस पे आपका आरटीओ डिफाइन होगा। आप अपना एड्रेस लिखें, आप एड्रेस के अंदर हाउस नंबर है, आपका स्ट्रीट नंबर होगा, इसी तरह से तमाम डिटेल्स आप ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना कॉन्टैक्ट, आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है। तीन चीजें मैंने पहले भी बताई। मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर आपका जैसे जैज है, आपका इसके अलावा कोई वारिद है, आपका कोई भी कनेक्शन जो पाकिस्तान में सेलर कंपनीज रन कर रही है उनका कोई भी, अगर इसमें से याद रखिएगा कोई आपका नंबर कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड का मतलब है कि कन्वर्टेड आपने जैज से वारिद में कन्वर्ट किया या किसी और सेलर कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया, तो आप इस केस के अंदर जो कन्वर्टेड, जिसमें कन्वर्टेड है वही नंबर आप यूज करेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद क्या होगा कि आपको, मैंने आपको पहले बताया कि आपको ईमेल के ऊपर और आपके सेल नंबर के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट्स का कोड्स रिसीव होंगे दोनों पे। आप एंटर करते हैं, अगर तो आपका सेल नंबर रजिस्टर्ड ना हुआ आपका सीएनआईसी पे, तो ये आपको प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करने देगा। इसी तरह से ईमेल के ऊपर आपको ईमेल किस नाम के साथ आएगी, नो रिप्लाई। इसी लेकिन एफबीआर का आपका जो मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर एफबीआर के टैग के साथ, टाइटल के साथ आपको ये 6 डिजिट का आपको कोड आएगा, आप इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अपना, अगर वो वैलिड हुआ तो एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड में आप अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स के मल्टीपल मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज करेंगे। तो आप ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको जो क्रेडेंशियल्स आप बनाते आपको मिलेंगे, जो आपने खुद से ऐड किया है, जो आपने पासवर्ड ऐड किया, उसकी बेसिस पे आपका एनटीएन रजिस्टर्ड, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप इसी क्रेडेंशियल्स को यूज करके यहाँ पे लॉग इन करके इस इस सेटअप पे लॉग इन हो जाएंगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन हो जाएंगे। सो आपने क्या किया, आपने इनिशियल स्टेज के अंदर इसमें सिर्फ एक एनटीएन का प्रोसेस, आपने एनटीएन अपना एक रजिस्ट्रेशन किया है एफबीआर के साथ, और एफबीआर में एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर होने के लिए हमने ये सारी चीजें, यहाँ दोबारा से मैं आपको रिपीट करता जाऊं कि आपने सोल प्रोप्राइटर थे, आपने इन तमाम ये डॉक्यूमेंट थे, सीएनआईसी, नाइको, पासपोर्ट, सिम कार्ड, सर्विस प्रोवाइडर आपके पास था, ईमेल था, और आपने अपने आप को एफबीआर की साइट के ऊपर एज ए रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्टर करने के बाद आपको अगले स्टेप के अंदर आपको क्या चीज आपके पास थी, आपका आरटीओ भी डिफाइन होगा। आरटीओ का मतलब, अगर मैंने रावलपिंडी का एड्रेस दिया तो आपको आरटीओ रावलपिंडी। इसके बाद आपको जो क्रेडेंशियल्स थे, आपके लॉगिन पासवर्ड जो थे, उसकी बेसिस पे आपने यहाँ पे लॉगिन हो गए। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना है। आप एफबीआर के अंदर आपका बिजनेस रजिस्टर करने के लिए दो प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले जब ये पार्ट आप कवर करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से अपना एनटीएन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस आप राइट राइट कॉर्नर के टॉप के ऊपर आप ये देखिए, प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये एनटीएन आपके पास डाउनलोड हो जाता है। मैं अगर इसको ओपन करूं तो आपके पास इस तरह का एक एंटी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फाइलर हो गए हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर ये बता रहा हूं कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन, यू हैव रजिस्टर्ड विद द एफबीआर। अब आप अपनी बिजनेस को डाटा, यानी कि आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम कैसे रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का टैब है टॉप पे, मैं थोड़ी सी इस बारे में मालूमात देता चलूँ। ये जो पोर्टल है इसके ऊपर ये टॉप पे मेगा मेन्यूज है, मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर से खुलते हैं, जो एफबीआर में टैक्स रिटर्न फाइल करने, सेल टैक्स रिटर्न, जो हमारे आने वाले टाइम के अंदर इस कोर्स के अंदर जैसे सेल टैक्स है और ये बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट
पार्ट भी रहेगा। अब बेसिकली अगर आप ये देखें तो ये आपको थोड़ा सा, कुछ लोग तो बड़े फेमिलियर होंगे लेकिन कुछ लोग इससे थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन हल्का सा बताते चलो कि ये आपके पास आपके तमाम मेन्यू के अंदर आप तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेगा मेन्यू कहलाता है, दिस इज ए क्विक लॉन्च। आप क्विकली, ये तमाम ऑप्शन इन ऑप्शंस के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो एक्टिविटी आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो वो आपको वो एक्टिविटी आपको डायरेक्टली भी यहाँ मिल जाती है। जैसे मैनेज योर प्रोफाइल, आपको यहाँ पे भी जाके मैनेज योर प्रोफाइल में ये डाटा आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली इसको क्विक लॉन्च के लिए आपको इस जगह से भी आप कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये एफबीआर आपसे कॉरस्पॉन्डेंस करता है। आपको कोई नोटिस, आप जितने भी जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं वो इस पार्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो कुछ इंस्ट्रक्शन वो आपको दे रहा है। तो अभी हम बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन के एलिमेंट को क्लिक किया, तो अगर मैं यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, फाइल फॉर द मॉडिफिकेशन। तो हम 181, मैंने आपको वही सेक्शन दिखाया जो हमने अभी पढ़ा। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या चीज सीखी कि हम इंडिविजुअल को रजिस्टर कहाँ करते हैं, एफबीआर, और किस कानून के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके लिए मैंने ये रेलेवेंट सेक्शन भी आपको दिखाया कि टैक्स पेयर की जो रजिस्ट्रेशन है वो जो वो कहाँ पे होगी, सेक्शन 181 के तहत। तो हम अगर पोर्टल पे देखें तो पोर्टल पे भी आपको ये दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ इनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले, सबसे पहले इस काम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले दोबारा बताता चलूं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एविडेंस कि आपने इनकम टैक्स की फाइलिंग की है 181, ये आप डॉक्यूमेंट। इसके अलावा मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, जिसमें सबसे पहले कि अगर आप टीएनसी, आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है, आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं वहां का रेंटल एग्रीमेंट आपके पास हो, या अगर ओनर है तो आपके पास ओनरशिप की, उस प्रेमिसेस का ओनरशिप डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए। वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ के अंदर, और उसकी क्या साइज होना चाहिए ये भी हम आगे देख लेते हैं। इसके अलावा आपके पास पेड यूटिलिटी बिल ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस आपका उस नॉट लेटर देन होल्डर देन 3 मंथ से लेटर नहीं होना चाहिए। जैसे यानी कि आपका गैस का बिल है या आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो इट शुड बी पेड 3 मंथ से लेटर नहीं होना चाहिए, और पेड भी होना चाहिए। अब वो बिल की जो कॉपी है वो आप अटैच करते हैं। इसके अलावा जो 181 का जो फॉर्म है जो मैंने अभी डाउनलोड किया, आप वो भी अटैच करेंगे साथ साथ। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब इसको हम थोड़े से प्रोसेस को दोबारा से सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि 3 डॉक्यूमेंट तो हमें चाहिए। सबसे पहले ये जो बुनियादी इंफॉर्मेशन थी जब हम बना रहे थे, जब हमने एनटीएन बनाया, अभी हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, तो हमने अपना सिनआईसी नंबर दिया, हमने अपना इंडिविजुअल देखे, हाँ यहाँ पे इंडिविजुअल का मार्क्ड है, पाकिस्तानी मेल है, इनका नाम एंटर किया। इसके बाद फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ ऑटो पे आपकी सिनआईसी से फेच हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि साल कौन सा चूज करता है। नॉर्मली किसी भी पर्सन के लिए टैक्स ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, और जो 12 मंथ्स होते हैं ये बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है, 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेके 30th ऑफ जून। और जून के साथ कोई भी मंथ जो साल होता है वही आपका फाइनेंशियल, जैसे अभी आने वाले एक मंथ के बाद ये जो ईयर है 2026 है, तो इसको हम फाइनेंशियल कौन सा फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर 26। इसकी डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादा रेलेवेंट नहीं है तो हम यही काफी है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे आपको ये आपका टैक्स ईयर, आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले दी थी, जस्ट लाइक आपने आपने चूज किया, आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर कौन सा चूज किया, मोबिलिंग, आपने अपना सेल नंबर दिया, आपने कंफर्म किया, ये दो डिटेल्स दी। इसी तरह से आपने ईमेल दिया और आपने ये डिटेल्स सबमिट की, ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपडेट की, यहाँ से अपडेट भी की जा सकती है, ठीक है। तो आपके पास आपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज के ऊपर देके एंटेन करके आप इस प्रोसेस के अंदर आ गए। बिजनेस की सिलेक्शन के हवाले से मैं जो चीज आपको बताता चलूं, हम सर अगर आपको ऑफिस आपके के फादर के नाम हो तो क्या करें, बिल और डॉक्यूमेंट तो कोई बात नहीं, अगर आपके फादर के नाम है तो आप रेजिडेंट हैं तो वहां वहां भी अटैच कर सकते हैं, तो आप तो है तो रेजिडेंट है, तो वही डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी ओनरशिप हो या आप रेंट पे हो, आप रेजिडेंट भी हो सकते हैं। रेजिडेंट किस केस के अंदर होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। यू आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ द बिल, तो आप रेजिडेंट की, तो ये आप इंटर कर लेंगे।
तो ये डाटा हम आगे एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे एंटर करते हैं का सवाल। अगले पार्ट के अंदर जब आते हैं तो प्रॉपर्टी। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है कि आपने जो एड्रेस ऐड किया, आपको आपको यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑलरेडी एक एड्रेस ऐड किया हुआ है, तो हम एड्रेस ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्शन देता है कि आपको ये जो बिजनेस है ये कहाँ कर रहे हैं। तो दो फैक्टर्स यहाँ देखिएगा। सबसे पहले वो बात करता है कि क्या आप फॉरेन, आपकी प्रॉपर्टी है फॉरेन जगह पे कोई बिजनेस है, या आप लोकल पाकिस्तान के अंदर काम कर, लोकल की बात कर रहे हैं कि तो पाकिस्तान के अंदर। अब हम जो बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करें। प्रॉपर्टी का मतलब है आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे। मैं यहाँ सिलेक्शन करता हूँ। सबसे पहले आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने स्पाइसेस बाहर एक्सपोर्ट करने हो, इंपोर्ट करने हो, तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। तो वहां पे अपनी आपके पास ऑर्चर्ड्स हैं, मैंगोज के ऑर्चर्ड्स हैं, आपके पास राइस की एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो आपको एग्रीकल्चर कहाँ ये आपका सेटअप है, बिजनेस है, आप जरूरी नहीं है किसी शहर के अंदर हो आपका सेटअप, किसी भी जगह किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप रहते हैं, आपकी किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ये काम कर रहे हैं, घर से आप काम कर रहे हैं, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ, पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी रिलीजियस प्रॉपर्टी के अंदर, मस्जिद के साथ किसी मुल्हिका जगह पे आप रह रहे हैं, तो ये तमाम पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। सपोज आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये चूज करता हूँ कि आपने किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को, आपने किसी ऐसी जगह बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जो कमर्शियल जगह पे है। कमर्शियल टाइप को सूट करने के बाद आप क्या करते हैं, क्या क्या वो प्लाजा है, आर्केड है, सेंटर है, सिनेमा है, तो इसकी बेसिस पे आप इसकी आगे फर्दर कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी को चूज किया। मैंने आगे जाके सपोज आप एक फैक्ट्री है, कोई भी पार्ट आपको उसमें से, कोई ऑफिस है, हॉल है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज जितनी भी है वो इसके अंदर आपको पास अवेलेबल, प्लॉट है, रिजॉर्ट है, एवरी पॉसिबल ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आर्केड है, सेंटर है, तो मैं कहता हूँ एक सेंटर है, आप कहते हैं कि मेजरमेंट की उसकी पैमाइश कितनी है, तो नॉर्मली सादा से लफ्जों में हमारी पैमाइश का पता होता है कि हमारी जो शॉप है वो कितने स्क्वायर फुट की है। तो तो मैं ये बात करता हूँ कि व्हाट इज स्क्वायर फीट, तो नॉर्मली हर बंदे को पता है कि स्क्वायर फीट है। तो आप कोई भी इसकी मेजरमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सादा से हमें एक मरले का पता हो तो हमारे इस मरले के अंदर 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं एक मरले के अंदर। इसी तरह से स्क्वायर मीटर के अंदर देखें तो एक स्क्वायर मीटर, तो इसी तरह से आपको मरले के अंदर पता है, कैनाल के अंदर पता है, स्क्वायर फीट्स के अंदर पता है, तो आप ये तमाम चीजें इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको कैनाल के अंदर 20 मरला, एक कैनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, तो ये आप यहाँ पे ऐड में, तो इस केस के अंदर मैं सादा सी यूज करता हूँ कि एक मरले का आपको जो, हाँ आर्केड है, जगह आप काम कर रहे हैं, तो वो एक मरले का है। टोटल एरिया मैंने कहा मरला यूनिट है और मैंने 10 मरले की जगह पे काम कर रहा हूँ। आपका यूनिट लिखते हैं कि आप ऑफिस नंबर, हाउस नंबर, जो भी आप ऑप्शंस के तौर पे लिखते हैं, आप ऑफिस नंबर लिख लेते हैं। स्ट्रीट नंबर आपके पास कोई, स्ट्रीट नंबर 3, लेन, वट जो आप ऐड करते हैं। लोकेलिटी, आपके जो मेजर एरिया लोकेलिटी आपके इर्द गिर्द जो मौजूद है वो आप, जैसे आपका इलाका किस नाम से जाना जाता है वो ऐड करते हैं। अब आ जाता है सबसे पहले सिटी। अब जब हम ये सिटी चूज करते हैं तो सिटी के अंदर मैंने सपोज एक रावलपिंडी लिखा, मैं इसे सर्च करता हूँ तो मुझे रावलपिंडी के तमाम मुल्हिका रेलेवेंट एरियाज यहाँ पे पॉपअप कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से अगर आपको कुछ एरियाज का नहीं मार्क कर सकते तो सपोज आप, मैं लास्ट के ऊपर रावलपिंडी ही का एक ऑप्शन आ रहा होता है, आप इसको चूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की, सवाल ये था कि सर मैं फादर के साथ रहता हूं तो क्या मैं वो प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। देखिए अब आ जाती है कैपेसिटी। देखिए ये कैपेसिटी, उनके सवाल का जवाब यहाँ पे है कि वो कैपेसिटी के अंदर वो ऑक्यूपेंट है। देखिए आप अपने फादर के साथ रह रहे हैं तो ऑक्यूपेंट है, टेनेंट के अंदर किराएदार हैं, लेसी हैं, बेनामी जायदाद है, इससे पहले कवानीन थे जो अभी खत्म हो चुके हैं लेसीज। लीज पे आप कैसी प्रॉपर्टी है जो आपने बैंक से, आप लीज के ऊपर कोई प्रॉपर्टीज हैं, आप लेसी हैं, या आप ओनर। तो आप अदरवाइज क्या करेंगे, अगर आप उस प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्यूपेंट है, अपने फादर के साथ रह रहे हैं, तो आप ऑक्यूपेंट का इस ऑप्शन को चूज कर ले। अदरवाइज ओनर है तो आप ओनर चूज करेंगे, चाहे आप 50% के ओनर है। आप ओनर सिलेक्ट करते हैं, आपकी ओनरशिप कितनी है, 50% आप मेंशन कर दें। दूसरे केस के अंदर क्या करेंगे, दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं, आप कहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी, ये लेसी है, तो ये बेसिकली 50% है। ओनर्स, आप लेसी हैं तो उस ओनर का जिसके पास आपके पास ये जगह थी,
आप उसका CNIC NTN नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो और क्या होगा, सपोज आप यहाँ पे दोबारा से ओनरशिप ऐड करके 50%, इस केस के अंदर ये आपके ऑप्शन को 100% ओनरशिप भी हो सकती है। तो अब आप ये ऑप्शन को चूज करके ओके करते हैं, तो क्या होगा, ओके के बाद इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी ऐसे पॉपअप हो जाएगी। आप इसको एडिट करना चाहें, दोबारा क्लिक करें, ये देखें आपका इसका कलर थोड़ा सा येलो हो गया। आप इसको एडिट करके, आपने अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो तो पॉसिबली क्या है कि आपने ये पहले आपने पर्सनल डिटेल्स दी, रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रॉपर्टी अपने बिजनेस को ऐड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बिजनेस, आप अपना बिजनेस एक्चुअली ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। केयरफुल करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस को ऐड करना है। आपके पास ये राइट साइड पे एक प्लस का आइकन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है एट द बिजनेस डिटेल, तो आपके पास बिजनेस डिटेल, तो मैं कहता हूँ कि सपोज आप क्या कहते हैं कि XYZ, मिस्टर XYZ, वो एक्सपोर्टर है, ही इज वांट टू एक्सपोर्ट। टोटल अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी। अब यहां से सिर्फ नाम लिखने से ये कंपनी नहीं बन जाएगी, सिर्फ ये बिजनेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं देखिए ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, XYZ एक्सपोर्टर कंपनी। ठीक है, आपने कब ये बिजनेस स्टार्ट किया, आप ये डेट देंगे, सपोज आपने इसी साल, आपने मई, सपोज अप्रैल से स्टार्ट किया, ये 1 अप्रैल, ये आपकी डेट। आपकी कैपेसिटी क्या, ये बिजनेस टोटली ओन करते हैं जी, आप ओन करते हैं, तो आप यहाँ एज ए ओनर ऐड कर देंगे। आपने पहले पार्ट के अंदर बिजनेस का नाम, क्योंकि हम बिजनेस ऐड कर रहे हैं, तो आपने ये बिजनेस की डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, तो इस ये तीन चीजें, बिजनेस कब स्टार्ट किया गया, इसकी कैपेसिटी, आपकी ओनरशिप की कैपेसिटी है या आप पार्टनर्स हैं इसके अंदर, और आपने अपनी बिजनेस का नाम लिया। तो यहाँ पे देखिए अक्सर लोग समझते हैं कि हमने, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन FBR के साथ रजिस्टर्ड है। यहाँ पे FBR में सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होता है। बेसिकली सोली कंपनी लिखने से आपका स्टेटस एज ए कंपनी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एंटर किया, इसके बाद मैंने प्रिंसिपल एक्टिविटी, मैं ये ऊपर सबसे पहले इस ऑप्शन को चूज करता हूं। मैं यहाँ एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि सपोज मैं कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर ब्राउज करता हूँ, तो मेरे पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तो आप एक्टिविटी कर क्या रहे हैं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हूँ। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्ट भी करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करता हूँ, यहाँ से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहा हूँ। तो आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस आ जाते हैं, आप ये चूज कर लेते हैं। तो देखिए आपकी तमाम एक्टिविटीज को यहाँ फिल कर दिया। अब मैं इस पे प्लस का साइन ऐड करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने डेट, मैंने ये जो प्रिंसिपल एक्टिविटी थी, हमने चूज किया कि कब से स्टार्ट की, सपोज हमने अप्रैल से स्टार्ट की थी, 1 अप्रैल से की, मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये देखें आपकी ये बिजनेस की एक्टिविटी ऐड हो गई। अब हम अक्सर देखते हैं कि सर इसके अंदर मैंने ये एक्टिविटी ऐड कर दी, अब मैं एक और एक्टिविटी ऐड करना चाहता हूँ। अगर सेल टैक्स के हवाले से जब हम आगे जाके इसको, सेल टैक्स की एक्टिविटी का मतलब है जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना होता है। उसके लिए आप एक और एक्टिविटी यहाँ से ऐड भी करेंगे, ओके कर देंगे। हम दो एक्टिविटी, जैसे ही आपको देखें मैं तीन ऑप्शंस बता रहा हूँ। पर्पज ये है कि आपकी पहले प्रिंसिपल, आप मेन काम क्या कर रहे हैं, सेल टैक्स से रिलेटेड क्या काम करें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड क्या काम करें। अगर आपकी एक्टिविटी होगी तो हम तीनों एक्टिविटी ऐड करेंगे, मैंने एक एक्टिविटी ऐड कर दी कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्टर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करूंगा। अब आप कहते हैं कि मैं इंपोर्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करूं, तो आपकी ये एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन सेल टैक्स की एक्टिविटी, इसी तरह से हम एक चूज को इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहां देखा कि मैं यहाँ पे इसको एडिट करके इसको दोबारा से चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैंने प्रिंसिपल एक्टिविटी बनानी और एक मेरी सिंटेक्स एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने डेटा ऐड कर दिया। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो मेरे पास ये एक्टिविटी ऐड हो गई। मैं इसको दोबारा देखिए क्लिक करूंगा, येलो ऑप्शन आता है, मैं इसको इसको दोबारा से ऐड करके यहाँ पे, अब ये सेल टैक्स एक और एक्टिविटी ऐड कर सकता हूँ कि मैंने क्या काम कर रहा हूँ। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो हम ये तीनों एक्टिविटीज को स्टार्ट करें। तो हमने क्या किया, इन तमाम डिटेल्स को मैंने ऐड कर लिया। मैंने अपनी अपने जहाँ पे मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ वो डिटेल ऐड की, मैंने बिजनेस की तमाम डिटेल्स ऐड कर ली।
इसके बाद मैं आ जाता हूँ बैंक अकाउंट्स पे। ये दो ऑप्शंस बाद में ऐड करते हैं। बैंक अकाउंट के लिए आपको लाजमी है, क्योंकि आपने जब बिजनेस ऐड करना है तो आपको, यहां मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता चलो। ये बिजनेस हम क्यों रजिस्टर करते हैं? जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे होते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्ट एज ए इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, तो हम अभी क्योंकि इंडिविजुअल हैं, एक बंदा काम कर रहा है, हमने अपने आप को रजिस्टर करनी है एफपीआर के साथ। जब हम एफबीआर के साथ रजिस्टर करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना एनटीएन बनाते हैं। एनटीएन बना लिया, फिर हमने अपनी टैक्स फाइलिंग की, इसके अंदर टैक्स फाइलिंग की, यानी कि अपना गोशवारा जमा करवाया। और तीसरी चीज, हमने अपना बिजनेस ऐड किया। जब हम ये तीनों चीजें ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद वी रीड, हमें एक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, वी नीड ए अकाउंट, बैंक अकाउंट। हम चाहते हैं कि यार जब इंटरनेशनल क्लाइंट मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करे तो मेरे बिजनेस एक्स वाई जी एक्सपोर्टर कंपनी, जो मैंने नाम रखा है, इसी का टाइटल के साथ मुझे बैंक अकाउंट भी मिल जाए। तो हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम आपके इंडिविजुअल अकाउंट में लोग आपकी पेमेंट ट्रांसफर नहीं करते, आपको आपके बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये इंडिविजुअल के एफबीआर के साथ एंटीन बनाना, टैक्स फाइलिंग करना और अपने बिजनेस को ऐड करने के बाद ही ये मुमकिन होता है कि बैंक अकाउंट आपको, बैंक आपका जहां भी बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वो आपको आपके टाइटल के साथ, आपके अकाउंट टाइटल, आपके बिजनेस के नाम से एक टाइटल के साथ अकाउंट ओपन कर देता है। तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, अब बात समझते हैं कि सर ऐसे चले। अभी सर मैं, क्योंकि मैं तो अभी अकाउंट आप ओपन नहीं किया, बैंक मेरा अपना जाती हैसियत में अकाउंट है, तो इस जगह पे आप अपने जाती अकाउंट ही ऐड करेंगे। ठीक है, जब आपको वहां से अकाउंट मिल जाएगा तो आप वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम देखिए, अकाउंट की टाइप्स होती हैं। टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे लाइक आपका अकाउंट है, आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट की टाइप्स कौन सी है? करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट्स क्या होते हैं कि जहां पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कोई भी पॉसिबल ऑप्शंस है। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं, आप किस बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे अकाउंट को लिख के एंटर नहीं किया जाता। आप सपोज मीजान बैंक है, या मैंने, आपका कोई भी बैंक है, मैंने इंटर किया, आपने सपोज मैंने मीजान बैंक क्लास एंटर किया, मैंने ब्राउज किया, तो मेरे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तमाम बैंक्स शो कर देगा, यहाँ पे लिस्ट में शो कर देगा। जो आपका रेलेवेंट बैंक है आप यहाँ ऐड कर देंगे। अब आपसे इंटर बैंक फंड फंड ट्रांसफर, यहाँ पे कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, दो आपको, एक ये अकाउंट दे रहा है, इसके बाद आई बैन, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, आप वो उसका पैटर्न भी दे रहा है और ये इस अकाउंट का भी पैटर्न दे रहा है। अब क्या करना है आपने? नॉर्मल एक अकाउंट नंबर होता है, जैसे 14 डिजिट का अकाउंट नंबर, तो वो ऐड कर सकते हैं। आईबीएन नंबर बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ देखिए, आप तो यहाँ आपको 24 डिजिट का भी एक नंबर नजर आता है, आईबीएन नंबर नजर आता है। तो आप दोनों ऐड करते हैं। ये कैसे होता है? समटाइम आपके पास अकाउंट होता है, लेकिन आपको किस आईबीएन कैसे, आपके नॉर्मली चेक के ऊपर आईबीएन नंबर लिखा होता है, लेकिन अगर आप कन्वर्जन करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अकाउंट टू आईबीएन नंबर, आप आपका जिस अकाउंट, अकाउंट टू आईबीएन नंबर, मैं कहता हूँ कि आईबीएन जनरेटर, यहाँ आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईबीएन जनरेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपने बिल्कुल नहीं पता, तो मैं यहाँ पे 14 डिजिट का आईबीएन यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ। सपोज कोई भी नंबर एंटर करता हूँ 14 डिजिट का, तो ये मुझे रीड करने के बाद मैं एग्री करता हूँ और मुझे जनरेट करके आईबीएन नंबर भी देता है। डायरेक्टली मैं साइट के ऊपर जाके इनके अपने नंबर से क्या क्या जनरेट कर सकता हूँ, अपना आईबीएन नंबर जनरेट कर सकता हूँ। इसके लिए या तो आपके पास अगर मौजूद है, अगर तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यू कैन इजीली यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। अब आ जाते हैं, आप यहाँ पे आप इस तरह से डिजिट ऐड करते हैं, आप यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं, आपने दोनों नंबर ऐड कर दिया। आप आपका ये अकाउंट किस करेंसी के अंदर, आप पीकेआर के अंदर है, आपकी ये अकाउंट आपने कब ओपन किया? आपने सोचा कि आपने, मैंने अप्रैल के अंदर ये अकाउंट ओपन किया, ये कम ऑफ अप्रैल। इसी तरह से कैपेसिटी, कि आप ओनरशिप है, ओनर करते हैं, 100% आपका अकाउंट ओन करता है। ओके, आप देखिए, याद रखिएगा, ये वो अकाउंट है
जो आप अपना कोई भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं शुरू में जब बिजनेस रजिस्टर करते हुए, लेकिन जब आपका जो है बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन हो जाएगा, उस केस के अंदर फिर आप दोबारा से इस जगह आके एक से ज्यादा बैंक भी ऐड किए जा सकते हैं। आपका शेयर कितना है, आपका 100% शेयर ओन कर रहे हैं, आप वो क्या करते हैं, तो आपका ये बिजनेस देखिए यहाँ ऐड करते हैं, आपकी ये प्राइमरी अकाउंट है, एक और ऐड करते जाएं। जो ही बाद में आपका दोबारा से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप ये ऐड कर देंगे। आप इसको प्राइमरी अकाउंट बना लेते हैं, इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो आप इस करते हैं, ये आपका अकाउंट डिलीट भी हो जाता है। इसी तरह से हमने ये बाकी ऑप्शंस भी देख लिए। अब आ जाते हैं कि हमारे पास लिंक। अब लिंक क्या होता है, बेसिकली आप क्या कहते हैं कि आपके बिहाफ पे कोई बंदा काम कर रहा है, ये आपके लिए अक्सर होता है कि somebody इज डूइंग वर्क, आपका ये काम कोई और कर रहा है, आपका आपका ये काम कौन कर रहा है, आपका आपका एडवाइजर कर रहा है, आपका कंसल्टेंट कर रहा है, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है, एम्प्लॉयर। सो यू कैन ऐड आप एज ए लिंक के तौर पे, आप जो बेसिकली अपने डिटेल्स के तौर पे आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज आपने सिलेक्ट किया कि मैं अपने कंसल्टेंट को ऐड कर रहा हूँ या कोई इस पार्ट को ऐड करते हैं, तो आप एडवाइजर है, यहाँ पे आप नाम इंटर करते हैं। मैंने जैसे सपोज मैंने अपना नाम इंटर किया तो ऑटो पे मेरा नाम फेच कर लेगा, मैं सिलेक्ट करके एक्चुअली आई एम डूइंग दिस वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, तो मैं यहाँ पे ऐड करके डेट कब से ही इज ए कंसल्टेंट, तो यहाँ पे वो इसकी डिटेल ऐड कर सकता है। तो आप ओके करेंगे तो आपका लिंक भी अटैचमेंट, जब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने एक फॉर्म डाउनलोड किया, फॉर्म डाउनलोड 181 का जो डॉक्यूमेंट था वो आपने यहाँ से डाउनलोड किया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले। दोबारा से चलते हैं, मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं सेव करके जा रहा हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो एक्टिविटी है, ये मेरे पास ये वर्क जाया नहीं होता। देखिए आपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर ये मेरा वर्क अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लॉगिन, मैं अपने डाउनलोड कैसे करता हूँ, मैं सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाता हूँ, तो मैंने मेरे पास ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड है, मैं 181 का जो फॉर्म है मेरे पास ये मौजूद है 181 का। आप ये भी अटैच कर सकते हैं और आप अपनी रिटर्न भी अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे, आपका रेंटल एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। वो कैसे अपलोड करने हैं, मैं दोबारा से इसी पार्ट के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे आपने इसको अनरन छोड़ा, मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, तो ये दोबारा मेरे लिए वही वर्क को ओपन कर देगा। आप अटैचमेंट के ऊपर जाएंगे, मैंने यहाँ पे 181 का यहाँ प्लस का साइन दिया, मैंने ऐड किया, तो मैंने अभी डाउनलोड के ऊपर एक डाउनलोड डॉक्यूमेंट किया, मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे पीडीएफ के अंदर है, ये अटैच हो, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है। इसी तरह से आप अपने टेनेंसी का एग्रीमेंट है वो ऐड करते हैं, आप अपने यूटिलिटी बिल ऐड करते हैं, तो आपके पास ये बिल भी, आप ये तीनों डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, तो आपके ये तमाम डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं, मैंने इसको डाटा को सेव किया, और अगर मैं मेरे तमाम चीजें कंप्लीट हैं, देन आई विल एक्चुअली प्रोसीड, मैं क्या काम स्टार्ट करूंगा, आई विल सबमिट। सो आफ्टर डूइंग दिस, आप जब ये काम कर लेंगे तो आपके विद इन 1 आवर्स टाइम, 1 घंटे के अंदर, तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपका बिजनेस एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने तमाम डिटेल्स आपको बता दी। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम कहाँ से चेक करेंगे हमने क्या किया, बंदे का एंटिन बनाया और हमने इसके बिजनेस को रजिस्टर किया। मैं इसके लॉग इन करता हूं, तो मैं इसको देखना चाहूँ कि यार इस बंदे का जो बिजनेस है क्या वो वाकई रजिस्टर्ड है। मैं इस पेज पे जाता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकता हूँ कि कैसे इस बंदे का रजिस्टर्ड डिटेल्स रजिस्टर्ड है। तो मैं इसकी प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाता हूँ, मैं इसके CNIC, मैं कैप्चा ऐड करता हूँ। अच्छा, जब आप विद इन 1 आवर जाओ ये तमाम डिटेल एंटर कर देंगे, तो आप इस वेरिफिकेशन के पार्ट पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस पर्सन की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। जो आपका बिजनेस होगा वो यहाँ पे, वो यहाँ पॉपअप कर जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक्चुअल को शीट दिखा देता हूँ कि एक्चुअल किसी बंदे का रजिस्ट्रेशन कैसे नजर आएगा। वो हम इस तरह से कर लेते हैं कि वो मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। अब दोबारा से इस जगह पे चलते हैं, मैं दोबारा से NTN CNIC सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इंटर करता हूँ। अब ये देखिएगा, नॉर्मली
बंदे का जो बिजनेस का जो डिटेल्स होते हैं, यहाँ पे जो भी डिटेल्स इंटर कर रहे हैं तो यहाँ तमाम एक्टिविटी यहाँ पे उसके बिजनेस को ऐड कर देता है। ठीक है। राइट नाउ ये थोड़ा सा अपडेट करने में टाइम लेता है, 1 घंटे का टाइम। तो जो ही हम क्लास के एंड में दोबारा से चेक करेंगे तो ये चीजें आपको दोबारा से इसकी प्रोफाइल इंक्वायरी के अंदर इसका स्टेटस ऐड कर देगा। ठीक है। अब हमने देखा क्या, हमने कुछ चीजें जो कवर की, मैंने आपको यहाँ पे इस पार्ट के अंदर बता रहा हूँ कि मैंने एज ए सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर करने के लिए स्टार्ट किया, प्रोसेस को स्टार्ट किया कि हमें सोल प्रोप्राइटर के लिए सिनआईसी चाहिए, उसका सिम कार्ड, ईमेल, और हमने एड्रेस ऐड किया। एड्रेस ऐड करने के बाद बेसिकली ये हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब हमने एफबीआर की साइट के ऊपर गए, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को हमने क्लिक किया और 181 सेक्शन के तहत फाइल रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली हमने इसको ऑप्शन करके ये तमाम बिजनेस को अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। तो हम इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले क्या था, आपने एनटीएन क्रिएट किया। एनटीएन क्रिएट करने के बाद आपने अपने बिजनेस को ऐड कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप टैक्स फाइलिंग करेंगे। टैक्स फाइलिंग, सपोज सपोज आज का क्या डेट है, सपोज आपने पिछले साल की टैक्स फाइलिंग नहीं की, तो अब आप अभी रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने के बाद आप 1000 इंडिविजुअल के तौर पे 1000 का चालान होता है, आप ये पे करते हैं। तो ये 3 आपके वर्क एक्टिविटीज करने के बाद क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो एफपीआर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये काम करने के बाद आपने एंडियन, आपने ये तमाम चीजें की, मैं दोबारा से यहाँ रिपीट करने जा रहा हूँ। अब होता क्या है कि जब आप अपना एनटीएन का सर्टिफिकेट साथ ले जाते हैं और आपने अपना बिजनेस जो है वो एफबीआर के साथ बिजनेस को रजिस्टर कर लिया 181 के तहत। दूसरी चीज, आपने टैक्स फाइलिंग करी। आप ये तीनों चीजें करने के बाद आप एक काम करेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपना एक क्या बनाएंगे, स्टैम्प। आप स्टैम्प क्रिएट करते हैं। स्टैम्प क्रिएट करने के लिए आप चाहे ये किसी भी शक्ल के अंदर हो सकती है, इट कैन बी राउंड शेप हो सकती है, दैट कैन बी स्क्वायर शेप हो सकती है, और एनी काइंड ऑफ द शेप, बट इट शुड बी, देयर शुड बी रिटन, यहाँ पे लिखा होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, इसके अंदर एक लिखा होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर लिखा होना चाहिए। इसके बाद आप अपना एक लेटर हेड बनाते हैं, आप अपने पास खुद से भी बना सकते हैं, एक सिंपल एक एक लेटर हेड बना लें। और आपने जो बिजनेस का एड्रेस ऐड किया नीचे, वो बिजनेस का एड्रेस वही ऐड करें। आप ऊपर लोगो लगा दें और आपने चले जाएंगे बैंक की तरफ। आप बैंक चले जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, आपका लेटर हेड देखेगा, आपकी स्टैम्प देखेगा, सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, आपका बिजनेस का वही लोगो, जो भी लोगो, आप कोई भी लोगो चूज कर सकते हैं, नाम आपका जो बिजनेस का नेम है ना वो डेफिनेटली प्रोमिनेंटली यहाँ पे शो हो रहा हो। इसका मतलब क्या, कितनी चीज होगी आपके पास, पहली चीज एनटीएन, सेकंड आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपकी होती है, थर्ड आपने रिटर्न फाइलिंग की, चौथी आपने स्टैम्प क्रिएट की विद द नेम सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि आप इंडिविजुअल को रजिस्टर कर रहे हैं। फिर लेटर हेड जब जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, आपको XYZ एक्सपोर्टर कंपनी, जो भी आपने नाम रखा था उसके नाम से, उसी टाइटल से बैंक अकाउंट ओपन कर देगा। अब लोग समझते हैं कि दिस इज इन ए कंपनी, दिस इज नॉट ए कंपनी, दिस पर्सन इज एक्चुअली रजिस्टर्ड विद एफ। अब हम एफबीआर में हमने पहले प्रोसेस को देख लिया कि हमने इसको रजिस्ट्रेशन कर दी, हमारी ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम और जो बॉडीज एडिशनली जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो सकती है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल के हवाले से आज हम देख रहे हैं। इंडिविजुअल के हवाले से मैं देख रहे हैं, मैं इसको दोबारा से स्क्रॉल करके वापस से इसी जगह पे आ जाता हूँ। अब हमने इंडिविजुअल के इस पार्ट को देखा कि ये जो पार्ट है इसमें हमने 3-4 एक्टिविटीज को कवर किया। इसको सारे को येलो कर देता हूं, आप इस पार्ट को देखिएगा। अच्छा, अब हम एडिशनल रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं, आप क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो आपको क्या पॉसिबल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन होती है। अब आपका ये जो बिजनेस है, आपके ये बिजनेस के जो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने पहले स्टेज के अंदर बनाए, कैसे पहली स्टेज के अंदर कैसे बनाए, आपने यू एक्चुअली क्रिएटेड योर एनटीएन, एक्चुअली यू फाइल ए टैक्स, आपने फाइलिंग की, यू फाइल ए टैक्स, आपने टैक्स फाइल किया, आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया, आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, आपका लेटर हेड था। अब
ये तमाम चीजें अब आप अपने चैम्बर, क्योंकि जो फैसिलिटेट कर रहा है आपके ट्रेड के हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, तो आपको यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने आपको चैम्बर से रजिस्टर करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मैं आगे थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। तो आप इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद आपको, जब आप टैक्स फाइल कर लेते हैं, अगर आपकी एक्टिविटी, तो आपको सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना है। तो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, मैं दोबारा से इसी जगह पे चलता हूँ, दोबारा से इसी पार्ट को मैं आपको कवर करके बताता हूँ। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं इस पार्ट के अंदर लॉग इन करता हूँ, कैप्चा ऐड कर रहा हूँ। सो सेल टैक्स की, तो हम रजिस्ट्रेशन के पार्ट के अंदर, तो इसके लिए भी सेल टैक्स के लिए कानून मौजूद है। सेल टैक्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14 होता है, 14, तो ये सेल टैक्स का पार्ट है। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज। तो ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, तो मैं लॉ के अंदर कोई चीजें एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। मैं सेल टैक्स एक्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो किन लोगों को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन 14 है जो डील करता है हमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। और क्यों रिक्वायर्ड होती है, समटाइम किन लोगों को रजिस्टर्ड होना है, ये देखिएगा सेल टैक्स के अंदर जितने भी आप, मैंने सेक्शन 14 ओपन किया, तो मैं सादा से लफ्जों में आपको बताता हूँ, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा। कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो स्मॉल लेवल पे किसी डोमेस्टिक घरेलू जगह पे काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसका कम है, 10 वर्कर से कम है उसका टर्नओवर से, तो मैन्युफैक्चर को रजिस्टर होना लाजमी है। रिटेलर्स को, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स, यहाँ की बात कर, तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डील करेंगे तो यू नीड टू रजिस्टर विद। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक्टिविटी किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर हो सकता है पॉसिबिलिटीज, देयर आर फ्यू केसेस जहां पे आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू नीड टू रजिस्टर विद द एज एन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो हम बुनियादी चीजों को सीख रहे थे कि मैंने एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करना है, तो याद रखिएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म, बिजनेस के सेटअप की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आप को बहुत ही बुनियादी सी चीजें चाहिए, और ये सारा काम आप खुद से भी कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन को खुद से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एडिशनल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके बाद, और सेल टैक्स। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर ट्रेडमार्क की बात की बातें होती है, कुछ आपको इनिशियल स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्यों रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो आपको कौन इशू करता है, आपका चैम्बर जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आपकी कमर्शियल इनवाइसेस, आपके पैकिंग लिस्ट, कैटलॉग, सो अटेस्टेशन के लिए आपको यू हैव टू, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत सी अटेस्टेशन, बहुत सी फैसिलिटीज एक्चुअली। इसके अलावा वीजा रिकमेंडरीज वगैरह, ई बिजनेस की इनविटेशन लेटर्स होते हैं, तो आपको चैम्बर जो जो भी ट्रेड की एक्टिविटीज हो रही है, एग्जीबिशन हो रहे हैं, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी, आपको सपोज फ्यूचर के अंदर आपको क्या करना है, आपको किसी एग्जीबिशंस के अंदर जाना है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, आपको आपको डेटाबेस चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, आपको ट्रेड से रिलेटेड, आपको मल्टीपल आपको डिटेल्स चाहिए, तो ऑल पॉसिबल डिटेल्स आपको यहाँ पे ट्रेड, आपका जो चैम्बर है ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि ट्रेड की स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये भी अगर हम इसके पार्ट के अंदर ही कर लेंगे, ठीक है जी, कोशिश करेंगे कि हम इस पार्ट के अंदर आज के दिन के अंदर थोड़ा, हमने इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन को देखा, तो हमने एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन को बहुत कंप्रिहेंसिव से कवर कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं एसोसिएशन पर्सन। अच्छा, अब आप एक बिजनेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगली क्लास के अंदर इसको कवर कर लेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बेसिकली कि सर ये रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, देखिए ये तो आप एफबीआर के साथ करेंगे, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के तहत आप रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। तो सर ये कौन सी साइट्स हैं, इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि आप अपनी फर्म, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा, इस पार्ट को हम रीड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे
अगर मैं पंजाब के साथ रजिस्टर्ड होना चाहता हूं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम अपनी बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए पार्टनरशिप। अगर आपके पास एक से ज्यादा लोग काम करना चाह रहे हो और आप कहते हैं कि मेरा ये काम रजिस्टर्ड हो, यानी कि 2 से आपके पास 20% है, और यू कैन ट्रस्ट ऑन कि मैं इनके साथ मिलके ये काम करना चाह रहा हूँ, तो आपको पहले मैं गाइडलाइंस देता हूँ कि इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम अब पार्टनरशिप को देख रहे हैं, सबसे पहले हम गाइडलाइंस देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इजी बिजनेसेस पंजाब का इसी तरह से ये पंजाब ही सर, अगर मैंने केपीके के अंदर हूं, मैं सिंध के अंदर हूं, तो हर सूबे के अंदर ये सूबाई इस्तेहकाक है कि पार्टनरशिप जो फॉर्म्स हैं, पार्टनरशिप्स जो फर्म है, ये सूबाई लेवल पे रजिस्ट्रेशन की हो रही होती है। हम एफबीआर के साथ भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन राइट नाउ आपका पर्पस ये है कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और आप कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन की, इसी तरह से हम ये भी इस पार्ट के अंदर भी देखते हैं। टिल द टाइम ये ओपन होती है, तो हम एक और साइट पे चलते हैं। अब हम एक कंपनी के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो कंपनीज की हम एसएससीपी कंपनीज, अब हमारे पास कंपनीज कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो मैं यहां बताता चलूं। हमारे पास कंपनी नाउ, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉसिबल ऑप्शन हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हम सीख सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मेंबर्स की तादाद 2 से 50 हो सकती है। सिंगल मेंबर में एक पर्सन भी एज ए कंपनी, और इसमें मेंबर्स की तादाद 2 से अनलिमिटेड, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनरशिप भी बन सकती है 2 से 20 तक। तो ये कहाँ रजिस्टर होगी? एसएससीपी के साथ। और याद रखिए, इनके साथ ये लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नाम आ रहा होता है, एसएमसी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो कंपनी सिर्फ एसएससीबी के साथ ही रजिस्टर्ड होती हैं। तो इसको हम इसके फॉर्म्स के ऊपर चलते हैं कि इसके लिए हम कैसे, एसएससीपी की एक साइट है, ये देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की साइट है, मैं इसके मेन को टैग करता हूँ, तो ये बेसिकली इसके तमाम कवानीन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो वो कहता है कि अगर आपने कंपनी बनानी है, आपको डिफरेंट लाइसेंसिंग और डिफरेंट स्पोर्ट्स के, आपको स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी की फॉर्मेशन का एक टैब आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपकी कंपनी की वीडियो आपने बनाने के लिए वीडियोस भी मौजूद है, लेकिन पॉसिबली ओल्ड डेटेड हो सकती हैं। आप अपना नेम कैसे रिजर्व कर सकते हैं, आपको चालान फॉर्म, आपके कितने एक्सपेंडिचर्स आएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी कंपनी की तमाम पॉसिबली रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको तमाम गाइडेंस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो लेकिन मैं डायरेक्टली एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली लीप लीप डॉट एस एस सी पी, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कंपनी की फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं कि कंपनी की। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, इसमें भी हम अपना आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन हम क्या क्या बना सकते हैं, कंपनी की इनकी कैटेगरीज को हम यहाँ बना सकते हैं। तो ये भी हमारी कोर्स का पार्ट होगा। लेकिन राइट नाउ हम क्या देख रहे हैं, चलिए टिल द टाइम इट्स ओपन, हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं चीजें। अच्छा, हम देख रहे हैं कि राइट नाउ वी आर एक्चुअली लर्निंग कि हम बिजनेस को हाउ टू चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस। हम पार्टनरशिप, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनीज की फॉर्मेशन है, हम ये कल की क्लास में चले जाते हैं। लेकिन आ, हम इससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हम आ जाते हैं कि एक्चुअली चूजिंग द राइट, आज का जो टॉपिक था, हमारा मॉड्यूल था, वो बेसिकली दैट वाज एक्चुअली चूजिंग राइट फॉर्म। आपका, आपके लिए जो राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सी है। तो हमने देखा कि आप आप एज ए सोल प्रोप्राइटर, आप एओपी, ये 3 ऑप्शन हमारे पास एज ए या कंपनी, और कंपनी के अंदर क्या हो सकता है कि आप एओपी की भी किस्में होती हैं, लेकिन कंपनी के अंदर आपकी सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है पीवीटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, और एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये कंपनीज एक्ट 2017 के तहत और एओपीज
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और सोल प्रोप्राइटर एफबीआर के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के आगे सेक्शन 181 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। तो बेसिकली चूजिंग, अब हम सर क्यों क्यों सोल प्रोप्राइटर क्यों चूज करें एओपी? सो हो सकता है सोल प्रोप्राइटर इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर डूइंग बिजनेस, मीन कि यू नीड नथिंग, यू नीड नॉट ए सिंगल पैनी फॉर टू फॉर्मेशन दिस। अगर आपको खुद से ये काम आता है, अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे, ही विल चार्ज यू मोर देन, आपको सोल प्रोप्राइटर को करने के लिए आपका वो एनटीएन जनरेट करेगा, एनटीएन के बाद आपका बिजनेस रजिस्टर्ड करेगा, उसके बाद आपकी टैक्स फाइलिंग करेगा, टैक्स फाइलिंग के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको कहा, स्टैम्प बनाने के लिए जाएंगे, और आप अपना लेटर हेड बनाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ही विल चार्ज यू मोर देन 20,000 और 15,000 ही विल चार्ज भी। अब क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया, यू कैन डू दिस थिंग, दिस पार्ट योरसेल्फ, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो यू विल, इट विल बी वेरी इजी कि आप चीजों को बहुत आसानी से दोबारा से कर सकते हैं। तो अब चूजिंग, अगर हम बिजनेस को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपको एक राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस इनिशियल बेसिस पे यू कैन गो विद द somebody is a sole proprietor। यूपी मीन कि अगर आपको कैपिटल ज्यादा पूल अप करना चाहते हैं, ज्यादा पेमेंट्स है, और आपके पास पार्टनरशिप के अंदर यू कैन पूल ए लार्जर सम, और इसी तरह से कंपनी के केसेस के अंदर अब होता ही है, इनके फायदे भी नुकसान के। सोल प्रोप्राइटर बहुत आसानी से फॉर्म होती है, लेकिन आपका ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए आपके ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं होगा खास, क्योंकि आपकी कैपेसिटी इंडिविजुअल लेवल पे गो कि आप गवर्नमेंट की तमाम बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड है। अब एओपी का ट्रस्ट थोड़ा बेहतर होता है, इसी तरह से कंपनीज के अंदर आपका ट्रस्ट डिफरेंट लेता होता है। तो चूजिंग राइट फॉर्म ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स के आप किस बिजनेस को, किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्रेड के किस पर्टिकुलर पार्ट को कर रहे हैं, क्या उसमें कितनी पेमेंट इन्वॉल्व है। पॉसिबली स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल, आगे जाके हम इसको काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कैसे क्लाइंट को हैंडल करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो याद रखिएगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटर होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन। आपको जब भी सरवाइव करना है, याद रखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले बात की, हम जब बिजनेस फॉर्म करते हैं तो उसका फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, तो आप कभी भी लॉस पे ऑपरेट नहीं करेंगे। तो अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं की, नॉट द राइट कैलकुलेशन विल लीड टू लॉस, और आप इस वजह से आउट हो जाएंगे। सो फ्रॉम वेरी स्टार्टअप, स्टार्ट से लेके, आपको बिजनेस के स्टार्ट करने से लेके, आपको अपनी अपनी प्रोडक्ट की एग्रीमेंट किसी क्लाइंट के साथ मेच्योर हो रखे, पेमेंट रिसीव करने तक, देयर आर मल्टीपल पार्ट्स। सो यू हैव a lot of competitors in the market। तो आपको सिक्योर ये करना है कि प्रॉफिटेबल एक्टिविटी करनी है, प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आप क्लाइंट से पेमेंट एडवांस में ले लें। तो स्टेट बैंक की बहुत सी पॉलिसीज है, जब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे जो ही ये चीज निकलती है। ये हमारा राइट, चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द बिजनेस को जब हम चूज को सिलेक्ट करते हैं, चूज करेंगे, तो याद रखिएगा उसके बाद हमारे जो अगले रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर स्टेट बैंक की पॉलिसीज हैं, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंदर ट्रेड की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें वो चीजें सीखेंगे तो हमें ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि बिजनेस पाकिस्तान के अंदर काम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। तो हम कल का एजेंडा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2 डेज अ वीक हमारी क्लासेस होती हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास हुआ करेगी। सो द थिंग इज दिस कि हम सीखेंगे क्या हम एओपी की फॉर्मेशन को सीखेंगे। फॉर्मेशन, देखिए, फॉर्मेशन करने के बाद यू हैव टू कम बैक, आपको दोबारा से फॉर्मेशन करते हैं एओपी के साथ, तो आपको दोबारा से जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें आपको आना ही कहाँ पड़ेगा। आपका इसमें एंटीन जो आपका होता है, जो आपका एनटीएन है वो 7 डिजिट का होता है। जब आप फॉर्मेशन करते हैं उसी टाइम आपको रिसीव हो जाता है। ये फॉर्मेशन के बाद आपको दोबारा से एफबीआर की साइट के ऊपर जाके आपको रिटर्न फाइल करनी है, फाइलिंग करनी है, और फिर आप जाके बाकी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर पॉसिबली टाइम हुआ तो हम कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन को सीखेंगे।
जी, यहाँ तक अब हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए, मैं दोबारा से एक हल्का सा एक बात आपको आपसे मेंशन करता जाऊं। हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, हम इनको काफी बहुत डिटेल से कवर करेंगे। चूजिंग राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब राइट फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या चूज करते हैं। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पॉसिबली ये बिजनेस की सेटअप्स हम क्रिएट करके बिजनेस में इंटरेक्शन, क्योंकि इनके बगैर आप डिफरेंट आगे आने वाली बॉडीज, जैसे पाकिस्तान सिंगल विंडो में आप टैक्स जेडी फाइल करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सेल रजिस्ट्रेशन हैं, इसके अलावा ये चीजें हमारा गेटवे है। हम इंटरेस्ट के लिए, दिस इज द गेटवे। आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो ये हम स्टार्टअप के लिए, तो वी विल कवर एवरीथिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव, काफी डिटेल से कवर करेंगे। तो क्योंकि स्टार्टअप है तो पॉसिबली को आपको बोरी हो रही होगी, लेकिन लेकिन एक्चुअली दिस इज द रिक्वायरमेंट। जो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन क्वेश्चन है, तो मैं विल आंसर। आप में से हैंड रेज कर सकते हैं। इफ यू मिस टुडेज ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग सर आपको पहली एक दो क्लासेस हैं, आपको यूट्यूब पे भी लिंक में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर परमानेंट एडमिशन लेते हैं तो जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें क्या होगा, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। तो आपको क्या होगा, आपके हमारे पास एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आपका नाम, हम आपका ईमेल लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, और आपका पासवर्ड अलाउ करते हैं। तो आपको एक लिस्ट की शक्ल में तमाम रिकॉर्डिंग्स, तमाम लेक्चर्स, जैसे अगर 15 लेक्चर्स हो चुके हैं तो तमाम के तमाम 15 लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आप कभी भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और ये तकरीबन ड्यूरिंग द कोर्स तो आपके पास अवेलेबल होंगे ही, ड्यूरिंग कोर्स भी अवेलेबल होंगे, और कोर्स का खत्म होने के बाद 1 मंथ तक एडिशनली अवेलेबल होंगे। दूसरा, आप हम सेपरेट व्हाट्सएप के अंदर ऐड कर लेंगे जो जो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो आपको कोई भी क्यूरीज होंगी, कोई आपको प्रॉब्लम फेस होता है, तो वी कैन हैंडल, वी कैन आपके साथ हम आपको गाइड भी करेंगे। आपको तमाम तरह से जो पॉसिबल वे जो हो सकता है, हम ना सिर्फ गाइड करेंगे बल्कि अगर ओपिनियन भी हुआ तो आपको देंगे। जी, आप में से कोई भी सवाल करना चाहता है तो हैंड रेज कर ले, या माइक अनम्यूट करके बात कर सकता है। जी, एनीवन, कोई भी सवाल कर सकते हैं, रेलेवेंट हो इरेलेवेंट हो, जनरल स्कोप के बारे से बात कर सकते हैं। तो हमने आज के दिन अपनी राइट चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द बिजनेस के मॉड्यूल्स को स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने। हाँ। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हमने अपना नाम बताइए। एक्सप्लोर। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से हैं, ताकि ऐसा होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग होती है तो सारी चीजें थोड़ा सा हमें कहाँ से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जी सर बोलिए। नसर नाम है मेरा, फैसलाबाद से हूँ मैं। जी, ओके। अच्छा सर, ये जो आपने आज हमें मॉड्यूल से कहा है, ये आपने स्टार्टिंग में मैंने जो देखी थी स्लाइड, उसमें एक्सपोर्ट को लेके था ये सारा। तो जिस बंदे ने इंपोर्ट करनी है उसके लिए भी यही सारा प्रोसीजर है? यही प्रोसेस से सेम। देखिए, मैंने आपको बिजनेस एक्टिविटीज के तौर पे हमने थोड़ा सा देखा कि यार एक्चुअली होता है प्रोसेस फ्लो। देखिए, आपको एक्चुअली स्टार्ट तो यही से करना है। देखिए, आप ठीक है। इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, यू रिक्वायर टू फॉर्म ए सेटअप। देखिए, आप इंपोर्टर हैं तो somebody आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस का सेटअप की रिक्वायरमेंट्स है ना। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी बिजनेस की एक्टिविटी ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिस्टम में इन करती है। ट्रेड जो है वो बेसिकली यू नीड, दिस इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेप इन। मैं स्टार्ट इसीलिए इससे लेता हूँ कि आप ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे तो ही आप आगे जाके तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम एस्पेक्ट एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पे, वो सारी चीजें फिर आपको समझ आएंगी। ओके सर, थैंक यू। सवाल किसी भी लेवल का कर सकते हैं। आई विल नॉट माइंड के आप कुछ जनरल क्वेश्चंस कर लें, काइंड एनी काइंड। सो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होता है ना, जैसे स्क्रैच एक बच्चे को स्टार्ट से सिखाते हैं और एंड तक उसको कॉम्पिटेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ये हमने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया था बस। तो अब आप
अपना खुद से इंडिविजुअल हैं, तो आप जाएं साइट पे, दोबारा रिकॉर्डिंग देख के भी इसको रिपीट करके भी चेक करके आपने ये चीजें कर सकते हैं। एनीवन एल्स? जी, कोई सवाल? मैसेज कर दें, सवाल कर लें। ओपन, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का वो जरूरी नहीं है कि सवाल जो है वो बहुत अच्छा हो तो ही एक्सेप्ट होता है। बेसिक लेवल का सवाल भी आपको। जी। जी। जी अब्दुल्ला, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। जी जी मेरा ये सवाल था कि आप लोगों का एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। जी। जी तो ये आपने 3 मंथ्स पहले कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन कोर्स की वीडियोस डाली हुई है, तो ये 2 क्लासेस की हैं। तो ये आप लोग फुल कोर्स आपने मतलब डाला हुआ है या ये सिर्फ लाइक देखिए शुरू की कुछ वीडियोस हैं? देखिए जितने भी कोर्सेज होते हैं तो वीडियोस हमने यूट्यूब पे, वीडियोस सिर्फ आपको डेमो मिल जाएगी, डेमो ठीक क्लास। ठीक। फिर आपको फर्स्ट क्लास, ये क्लास जो है फर्स्ट है। इसके बाद जो सेकंड क्लास है ये भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है। सही। ठीक। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास LMS, जो लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे साथ कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं और फिर इसके 25 लेक्चर्स हैं टोटल। तो ये लेक्चर भी वहां पे उनको एक कंपाइल्ड शक्ल के अंदर, एक बुक की शक्ल में मौजूद होता है। ठीक है। वो प्राइवेट होते हैं मतलब जिनने कोर्स खरीदा हुआ है? जी जी, जो कोर्स आज ही करते हैं बेसिकली ये आप लोगों को अवेयरनेस के लिए एक्चुअली व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स, और एक्चुअली फ्यूचर के अंदर इसका, फ्यूचर के अंदर क्या पर्सपेक्टिव में ये कितना हेल्पफुल रहेगा। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ अट्रैक्शन होती है, काइंड ऑफ कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें, इसके फ्यूचर में आपको किस तरह से हेल्पफुल रहेगा। तो ये ऑल एस्पेक्ट्स इसमें से हम इनिशियल स्टेज में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हम शेयर करते रहते हैं। फिर आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए होती है तो आर्मी ट्रेड के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइंस आपको एंड तक, जब एक कोर्स कंप्लीट करके आपको मिल जाता एक सवाल मेरा और था कि हम क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं फॉरेन, तो वो भी इसमें सिखाएंगे सारे कोर्स के अंदर, मतलब कि हमने कैसे क्लाइंट्स को रीच आउट करना है और क्या है। करना एग्जैक्टली देखिए, इस चीज के बगैर तो हम इसको है। ऑपरेट नहीं कर सकते ना। हाँ क्लाइंट जी। हंटिंग के नाम से, क्लाइंट हंटिंग हम कितने, आपके ग्लोबल, आपके जो B2B एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, हम ना सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स से, इंटरनेशनल पाकिस्तान रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, तो हम ना सिर्फ उनको हंट करना, उन उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी जो पॉसिबली जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर इसके अलावा आप डाटा कलेक्शन, आपको जो एंगेज कैसे कर सकते हैं क्लाइंट, तो प्रैक्टिकली चीजें, जी। इसके बगैर हाँ तो जी। आपको आपको समझ नहीं आएगा ना कि व्हाट्स एक्चुअली हाँ है। जी। ठीक है। तो अब देखिए, जी। मैंने आपको पहले चीजें सिखा दी, आपने बिजनेस को बनाना सीख लिया, आपने तमाम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी कर ली। नाउ एक्चुअली विल स्टार्ट द ट्रेडिंग। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट को समझ गए, देन एक्चुअली स्टार्ट हैंडलिंग कि आप क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं, क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट कैसे करते हैं। फिर हाँ इंटरनेशनल टर्म्स होती हैं, इनको टर्म्स, इनको इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं, जैसे आईसीस, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको कैसे करता है कि आप क्लाइंट के साथ LC के साथ ट्रेड करना चाहेंगे, ओपन अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप एडवांस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप UCP, आप नॉर्मली टर्म्स क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अगेंस्ट आप उनके साथ किस तरह से क्लाइंट के साथ एंगेज करें, सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा आप इनको टर्म्स क्या हो सकती है कि आप, आपकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्ट को डिस्पैच करने से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी किसकी है। सो जी। जी। इसके अलावा आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा इन बॉडीज की, वर्ल्ड चैम्बर ऑफ, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसका क्या रोल है पाकिस्तान में, जो है हमारे चैम्बर्स हैं उनका क्या रोल है, वो हमें क्या फैसिलिटेट करते हैं। फिर हम पॉसिबली क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए
क्लाइंट को हम चाहते हैं कि यार मैंने एक पर्टिकुलर सपोज राइस एक्सपोर्ट करना है, तो अब मुझे चूज करना है कि कौन सा कंट्री चूज करता है, तो हमारे एम्बेसीज कैसे काम करेंगी, हमारा लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, ठीक है। हमारे मुल्क से ट्रेड की स्टैटिस्टिक्स कैसे हैं, किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, और हमारे जी जी, तो ये सारे पार्ट जो हैं ये नॉर्मली हम कवर कर रहे होंगे कि ये चीजें कैसे होंगी। और एक सवाल मेरा, बस ये आखिरी सवाल मेरा ये था कि एक्सपोर्ट के अंदर आप क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म से क्लाइंट हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक, या हम लोग जो है कोल्ड कॉलिंग वगैरह जैसी चीज़ से हम लोग क्लाइंट्स को ले सकते हैं ज़्यादा, दोनों ऑप्शन यू मतलब हैव ये टू क्या चूज, चीज़ देखिए ज़्यादा काम करती है इसके अंदर? यस बात समझ, देखिए यू हैव टू चूज द मल्टीपल प्लेटफॉर्म। आप पहले राइट प्रोडक्ट चूज करते हैं, जैसे हमने राइट बिजनेस की फॉर्मेशन चूज की, अब प्रोडक्ट को चूज करना, अब प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ना आपके लिए, कि यार ये प्रॉफिटेबल भी है क्या, मेरा कंपेटिटर, आप क्लाइंट को कैसे क्या इतनी लो प्राइस देंगे, आप कंपेटिटर से लो प्राइस दे दे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, तो वो हम चीजें होंगी, दोनों क्या जरूरत है, कहाँ किसकी जरूरत है, वो दोनों पॉसिबल ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा, नॉट ए सिंगल वे से हम क्लाइंट को यूज कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ये भी आई विल टीच ओके, थैंक यू सर। यू। वेलकम। एनीवन एल्स? देखिए ये दिस फोरम विल बी ओपन, आप किसी तरह के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई राइस एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, आप किसी भी ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो मैं उन तमाम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करूंगा। जैसे अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा फूड बेवरेजेस हैं, आप कोई मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी कैटेगरीज है, तो हम उस पर्टिकुलर के केसेस को भी स्टडी करें, ठीक है। एंड टू एंड सोल्यूशन, कैसे कस्टम क्लियरेंस होती है, कैसे जीडी फाइल करते हैं, आप फ्रेट फॉरवर्डर से लेके एक आप अपनी हर पॉसिबल जो हमारी जर्नी है उसके अंदर तमाम स्टेप्स को इंशाल्लाह डिटेल से कवर करेंगे। आप एट द एंड ऑफ द कोर्स विल एबल टू एक्चुअली कंसल्ट, आप किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आई एश्योर यू दिस।